नमस्कार, मैं अमित कुमार मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे समुच्चय। समुच्चय वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। अब उस समुच्चय वाले टॉपिक के अंदर जो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है क्रमित गुणन। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? तो देखिए, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? जब आप कोई भी दो अवयवों को लिखते हो ए और बी, तो इनके अंदर यदि क्रम का महत्व है, यानी आपने ए को पहले लिखा और उसके बाद बी लिख रहे हो, या यदि आप बी को पहले लिख रहे हो और ए को बाद में लिख रहे हो, ये दोनों अवयव क्या हो गए? अलग अलग हो गए। क्योंकि यहाँ पे जो पहले ए आ रहा है और यहाँ पे बी आ रहा है, और यहाँ पे पहले क्या आ रहा है? बी, और यहाँ पे क्या आ रहा है? ए। यानी कि जो ये वाला जो पहला जो होता है अवयव, ये किसी और समुच्चय का होता है, और दूसरा जो अवयव है वो किसी और समुच्चय का होता है। यानी यहाँ पे ऑर्डर का क्या है? महत्व है। यदि आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो एलिमेंट है वो भी क्या हो गए? चेंज हो गए। तो इनको अपन बोलते हैं ऑर्डर पेयर। जब क्रम का महत्व नहीं हो, जैसे अपन ने सेट लिखा था समुच्चय 1 और 2 का, मान लो कोई भी दो एलिमेंट का अपन ने सेट लिया, तो ये किसके बराबर होता है? यदि आपने 2 को पहले लिख दिया, 1 को बाद में लिखा, तो ये दोनों क्या होते हैं? बराबर ही होते हैं। तो ये क्या हो गया? अनऑर्डर्ड पेयर, अक्रमित पेयर, अनऑर्डर्ड पेयर, अनऑर्डर्ड पेयर। यानी यहाँ क्रम का महत्व नहीं है। आपने 1 को पहले लिखा, 2 को बाद में लिख दिया, जैसे आपने 1 को पहले लिखा हो, 2 को बाद में लिख दिया हो, समुच्चय के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु जब आप ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हो, वहाँ पे यदि आपने 1 को पहले लिखा है, बी को बाद में लिखा है, या बी को पहले लिखा है, तो दोनों अलग अलग अवयव हो जाते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और जो यहाँ पे जब अपने पास में दो अवयव का समुच्चय है, उसके अंदर आप किसी अवयव को पहले लिखो या बाद में, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इनको बोलते हैं अक्रमित, अनऑर्डर्ड पेयर। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। अब अपना जो समुच्चय के अंदर अगला टॉपिक आता है वो आता है कार्तीय गुणन, कि दो समुच्चयों को आपस में गुणा कैसे करते हैं। तो ए और बी अपने पास में दो समुच्चय हैं, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्तीय गुणन है, वो कौन से ऑर्डर पेयर होते हैं? ए कोमा बी। यदि आपने ए को पहले लिखा है, तो जो पहला एलिमेंट आएगा वो तो आएगा समुच्चय ए से, और जो बाद वाला जो एलिमेंट आएगा वो आएगा समुच्चय बी से। तो हमारा जो कार्तीय गुणन है वो किस तरीके से परिभाषित है? ए क्रॉस बी, कि आप पहला जो अवयव है वो ए का ले लीजिए और दूसरा अवयव किसके ले लीजिए? बी। इनसे जितने भी आपके पास पेयर बन रहे हैं वो अपने पास में किस में आ जाएंगे? कार्तीय गुणन में आ जाएंगे। और ये सब क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। यानी यहाँ पे ए बी अलग है और बी ए अलग है। इसी तरीके से यदि आप b को a से गुणा कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? पहला अवयव किससे हो जाएगा? समुच्चय b से हो जाएगा, और दूसरा अवयव किससे हो जाएगा? समुच्चय a से अवयव हो जाएगा। तो इनको बोलते हैं b a का कार्तीय गुणन। तो दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए ना। इसके अंदर पहला अवयव है वो किससे आ रहा है? a से आ रहा है, और इसके अंदर पहला अवयव क्या आ रहा है? b से आ रहा है। तो ये a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों बराबर नहीं होते, अर्थात इनमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है। यह क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करते, क्रम विनिमय नहीं होते, कम्यूटेटिव नहीं है। तो ये होता है दो समुच्चयों का गुणन। अब देखिए, आप समुच्चय को गुणा कर रहे हो, तो दो समुच्चयों को गुणा कर रहे हो, तो अपने पास में अवयव बन रहा है ए कोमा बी। तो देखिए, जो ए अवयव है, यदि अपने पास में समुच्चय ए के अंदर अवयवों की संख्या कितनी है? 4, और यदि सब m मान लेते हैं, सॉरी m, और समुच्चय बी के अंदर अपने पास संख्या कितनी है? n। तो देखिए, जो पहला अवयव आएगा a, ये किस में से आएगा? इन m अवयवों में से आप एक अवयव काम में लोगे। जो अपने पास में m अवयव है, इनमें से कोई भी एक अवयव काम में ले लोगे। तो a के लिए अपने पास कितनी चॉइस है? m चॉइस है। और b के लिए अपने पास कितनी चॉइस है? b आएगा समुच्चय b से, इसके लिए अपने पास कितनी चॉइस है? n, यानी कि 2 n चॉइस है, और इसके लिए m चॉइस है। और ये मैथमेटिकल जो फंडामेंटल थ्योरम है वो क्या कहती है? यदि एक काम p तरीके से हो रहा है, दूसरा q तरीके से, तो दोनों को साथ करते हो तो कितने हो जाएंगे? m गुणा n। तो अपने पास में यदि समुच्चय a के अंदर m अवयव है और समुच्चय b में n अवयव है, तो a क्रॉस b के अंदर कितने अवयव हो जाएंगे? m गुणा n। अब देखिए, m गुणा n हो जाएंगे। और यदि आप b a के अंदर गुणा करोगे, तो b के लिए कितनी चॉइस हो जाएगी? n, और a के लिए कितनी हो जाएगी? m। यानी बी ए के लिए कितना आ जाएगा? n गुणा m। तो आपको पता है n गुणा m किसके बराबर होता है? m गुणा n के। तो
यदि आप ए क्रॉस बी में समुच्चय निकालो, जैसे बी क्रॉस ए में आप टोटल अवयव निकालो, अवयवों की संख्या कितनी आएगी, m गुणा n ही आएगी। तो आपके पास में यदि दो समुच्चय दिए हुए हैं तो उनका जो कार्तीय गुणन है उसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, m n। यदि किसी समुच्चय का अपन रिक्त समुच्चय के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, रिक्त समुच्चय ही आता है। यदि ए क्रॉस बी आप दो सेट है उनका कार्तीय गुणन निकाल लो, वो फाई के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि या तो दोनों फाई हैं या कोई एक समुच्चय इसमें से क्या है, फाई है। और यदि एक समुच्चय फाई है तो इनका दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या आएगा, सॉरी कार्तीय गुणन भी क्या आएगा, फाई ही आएगा। और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते हैं, ये आपको बता दिया, कम्यूटेटिव नहीं होते, क्यों नहीं होते हैं वो आपको बता दिया। यदि ए फाई नहीं है और बी भी फाई नहीं है, यानी दोनों रिक्त समुच्चय नहीं है, तो ए क्रॉस बी है वो भी कभी फाई, यदि ए है वो भी फाई के बराबर नहीं है और बी है वो भी किसके बराबर नहीं है, फाई के बराबर नहीं है, तो ए क्रॉस बी है वो भी कभी फाई के बराबर नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी फाई तभी होगा जब दोनों में से कोई एक फाई हो या दोनों फाई हो। अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी, यदि आप एक का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो किसके साथ में, बी यूनियन सी के साथ, ए का किसके साथ क्रॉस कर रहे हो आप, बी और यूनियन सी के साथ, तो आप ए का और बी का क्रॉस कर लीजिए और उसका यूनियन किसके साथ लीजिए, ए क्रॉस सी के साथ, दोनों वैल्यू बराबर आती है। ऐसा ही काम आप यदि पहले ए को लेके करते हो या बाद में सी को लेके करते हो तब भी दोनों प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, आप कर सकते हो। ऐसा ही इंटरसेक्शन के साथ है, तो आप पहले ए क्रॉस बी कर लीजिए, फिर इंटरसेक्शन लीजिए, फिर ए क्रॉस सी कर लीजिए। और ऐसा ही माइनस के साथ में है, यदि ए क्रॉस बी निकाल के और उसमें से ए क्रॉस सी माइनस कर दोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ए क्रॉस बी माइनस सी के बराबर आ जाएगा। तो ये अपने पास में कार्तीय गुणन के लिए सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है और आप इनका प्रूफ इजीली कर सकते हो। इसमें से कोई एक अपन प्रूव करके देख लेते हैं। जैसे कि आपको मान लो ए क्रॉस बी माइनस सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए आप, ये अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं अपन और इसकी राइट हैंड साइड क्या है, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो अपन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले इसकी, ये हो गया समुच्चय ए, ये हो गया समुच्चय बी और ये हो गया समुच्चय सी। आपको क्या निकालना है, बी में से सी को घटाना है, तो ये हो गया समुच्चय ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। यदि आप बी में से सी घटा दोगे तो बी में से कौन सा पार्ट हट जाएगा, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है वो हट जाएगा, जो बी के अंदर और सी के अंदर कॉमन है। ये वाला हट गया तो अपने पास बचा कौन सा, ये वाला भाग बचा। और इस भाग के साथ आपको किसका कार्तीय गुणन लेना है, ए का। यानी एक पहले जो अवयव आएंगे वो तो सारे किसके आएंगे, ए के, और उसके बाद में उसका क्रॉस प्रोडक्ट आप करोगे तो किसके साथ में करोगे, इस भाग के साथ में करोगे। अब अपन राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। ये अपने पास समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है और ये समुच्चय, ये कह रहे हैं कि पहले ए का बी के साथ क्रॉस किया जाए, यानी कि ये ए है और ये बी। यानी ए के जो सारे अवयव हैं उनका क्रॉस किसके साथ किया जाएगा, बी के साथ। उसमें से आप ए क्रॉस सी घटा दीजिए, यानी ए का क्रॉस किसके साथ करिए, सी के साथ करिए, तो ए का जो क्रॉस होगा वो किसके साथ होगा, सी के साथ, और वो उसमें से आप ए क्रॉस बी में से घटा दीजिए। तो घटाओगे तो देखो ए के कौन कौन से अवयव आएंगे सी के साथ क्रॉस में, कि देखो जो बी के साथ आप क्रॉस कर रहे हो उसमें कौन से अवयव कॉमन आ रहा है, ये वाला जो अवयव है कॉमन आ रहा है, जो बी और सी दोनों में आ रहे हैं। तो पहला अवयव तो हमेशा क्या रहेगा, ए का ही रहेगा। इसके अंदर अवयव जो कौन से आ गए, ये आ गए भाई। ए क्रॉस बी में से अपने कौन से अवयव घटाने हैं, या जब ए क्रॉस सी करोगे तो सी वालों से तो अपने कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सी वाले तो अपने पास घट ही जाएंगे। तो बी के अंदर तो पहले सी वाले हैं ही नहीं, बी के अंदर सी वाले वही अवयव हैं जो बी और सी में कॉमन है। तो ये बी के अंदर और सी के अंदर कॉमन पार्ट है, ये हट जाएगा, बचेगा कौन सा, यही भाग बचेगा। और यहाँ भी यही भाग बच रहा है भाई, पहला अवयव तो एक के साथ लेना है अपने को, तो दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ये वेन डायग्राम से आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि यदि आप ए क्रॉस बी का इन्वर्स लेते हो तो वो हो जाता है बी क्रॉस ए। यानी कि ए क्रॉस बी में अपने पास ऑर्डर पेयर आएंगे ए और बी से, जहाँ ए आएगा ए से और बी आएगा बी से। जब आप इसका इन्वर्स लोगे तो वो हो जाएगा बी और ए, यानी पहला अवयव है वो तो आएगा बी से और जो दूसरा अवयव है वो आएगा ए से। ऐसे ही ये प्रॉपर्टी आप
आगे होल्ड कर सकते हो कि यदि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इसका इन्वर्स निकाला जाए तो वो हो जाएगा सी क्रॉस बी क्रॉस ए, इसके बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए दूसरा आता है अपने पास में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, दोनों क्या है, बराबर है। तो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये है कि ए और बी की वैल्यू क्या है, बराबर है। क्यों? ए क्रॉस बी के अंदर आप अवयव ले रहे हो, उसमें पहले अवयव क्या आ रहे हैं, ए के, और उसके बाद में बी के आ रहे हैं, और बी क्रॉस ए से बराबर कर रहे हो आप। इसका मतलब भाई पहले वाले में आए थे ए कोमा बी, दूसरे में कितने आ रहे हैं, बी कोमा ए। तो ये क्या कह रहा है, दोनों बराबर हैं, यानी ए किसके बराबर है, बी के, और बी किसके बराबर है, ए के। तो ए बराबर बी हो गया, इसका मतलब दोनों समुच्चय क्या हो गए, बराबर हो गए। और दोनों समुच्चय बराबर हैं तब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। नेक्स्ट जो अपनी प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि यदि ए है वो बी का सबसेट है, तो ए क्रॉस ए आप निकालोगे, वो किसके बराबर आएगा कि आप ए का बी के साथ क्रॉस करो और बी का ए के साथ क्रॉस करो, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन लोगे वो किसके बराबर आएगा, ए क्रॉस ए के बराबर आएगा। क्यों भाई, आप इसका इंटरसेक्शन ले रहे हो, यानी पहले अवयव इसमें किसका है, ए का, ए के सारे अवयव किसमें हैं, बी में है। अब आप इसका इंटरसेक्शन लोगे, पहले अपने पास में था ए कोमा बी, अब इसके बाद में यदि आप दूसरे के हैं सी कोमा डी मान लो, ये है ए कोमा ए क्रॉस बी और ये है बी क्रॉस ए। इन अवयवों का इंटरसेक्शन लोगे, इंटरसेक्शन का मतलब जो ए है वो किसके बराबर होना चाहिए, सी के बराबर होना चाहिए। इंटरसेक्शन में वही तो अवयव आएंगे जिनमें ए और सी बराबर होगा, और बी और किसके बराबर होगा, डी के बराबर होगा। तभी तो अपने पास में इंटरसेक्शन आएगा कि वो सारे अवयव जहाँ पहले अवयव दोनों किस में से आ रहे हैं, ए और बी में से आ रहे हैं, और इधर क्या आ रहा है, पहला अवयव बी में से और इधर किस में आ रहा है, ए में से। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। और बराबर वाले अवयव कौन से आएंगे, जो, क्योंकि ए किसके बराबर होना चाहिए, सी के, यानी बी के अवयव के बराबर होना चाहिए, और बी का अवयव वो किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए। और वो सारे अवयव आपको बताया कि कब हो सकते हैं, जब ए बराबर क्या हो, जो सारे अवयव वो किस में से हो, ए में से हो, क्योंकि ए के सारे अवयव तो किस में है, बी में है, और जो ए के जो सारे अवयव हैं वो बी में है, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी सिर्फ दोनों में बराबर कौन से हो सकते हैं, जो ए और बी दोनों में अवयव हैं वही दोनों क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, दोनों कंडीशन होल्ड करेंगे। इसलिए जो इसका इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस ए आ जाएगा। तो जब भी आपको यदि ए है वो समुच्चय बी का सबसेट दिया हुआ है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के अंदर आप इंटरसेक्शन लोगे, वो किसके बराबर आ जाएगा, ए क्रॉस ए के बराबर आ जाएगा। और ये ए क्रॉस ए के अंदर अवयवों की संख्या कितनी होती है, एन स्क्वायर। भाई यदि ए के अंदर पी अवयव हैं, बी के अंदर, ए के अंदर पी हैं, तो ए क्रॉस ए में कितने हो जाएंगे, पी स्क्वायर अवयव हो जाएंगे। तो आपको यदि ए के अंदर एन अवयव दिए हुए हैं और आपसे पूछे कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में अवयव कितने होंगे, तो आप उसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। क्योंकि ए क्रॉस ए में कितने अवयव होते हैं, पी स्क्वायर, और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए किसके बराबर होता है, ए क्रॉस ए के बराबर होता है। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब अपने पास में जब अपन ने ये डिफाइन किया था ए क्रॉस बी, वो किसके बराबर आया था, सारे अपने पास में ऑर्डर पेयर ए कोमा बी को अपन ने इकट्ठा कर लिया था। जो पहले लिखा हुआ होता है इसको अपन बोलते हैं प्रांत, और जो बाद में लिखा हुआ होता है इसको बोलते हैं परिसर। पहला अवयव लिखा होता है उसको प्रांत, और बी के जो समुच्चय बी है इसको बोलते हैं अपन सहप्रांत, सहप्रांत। और ए के जो अवयव बी से जुड़ रहे हैं और जो अपने पास मिलते हैं वो क्या होते हैं, परिसर। पहले वाले जो अवयव लिखे हैं उनको बोलते हैं प्रांत, बी वालों को बोलते हैं सहप्रांत, और जो ए वाले बी से जुड़ रहे हैं उनको सारों को क्या बोलते हैं, परिसर। ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर आर यदि ए क्रॉस बी का बी क्रॉस ए निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स निकाल रहे हो तो पहले आ जाएगा बी, उसके बाद में क्या आ जाएगा, ए। यानी जो सहप्रांत है वो क्या बन जाएगा, डोमेन, और जो डोमेन है वो क्या बन जाएगा, सहप्रांत। प्रांत को इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन, और परिसर को बोलते हैं रेंज, और सहप्रांत को बोलते हैं कोडोमेन। जो पहले लिखा हुआ होता है वो होता है प्रांत, बाद में लिखा होता है वो होता है सहप्रांत, और जिनकी इमेज जो अपने पास में सहप्रांत में मिल रही है वो क्या होता है, परिसर। ये आपको ध्यान में रखना। अब अपने पास में अगला टॉपिक आता है संबंध। मान लीजिए अपने पास में ए एवं बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, कोई भी अपने पास में दो अरिक्त समुच्चय हैं, तो अपने पास संबंध क्या होता है कि ए का अवयव है वो बी के अवयव से किसी नियम के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि ए बी का पुत्र है, ए बी का रिलेशन, या कोई बड़ी मैथमेटिकल इक्वेशन अपने को दे देगा, या कोई भी मतलब अपने को संबंध बता सकता है ए और बी में। यानी ए के अवयव है वो बी के अवयव से किसी नियम के द्वारा संबंधित है, तो इसको अपन बोलते हैं कोई ये क्या है, एक संबंध है।
संबंध के अंदर पहला अवयव होता है वो ए से आ रहा है और दूसरा किस में से आ रहा है, बी में से, तो अपन बोल देते हैं कि ए किससे रिलेटेड है, बी से, यानी ए का अवयव किसके अवयव से रिलेटेड है, बी के अवयव से। और वो जो भी अपने को नियम दिया हुआ होता है उस नियम के अकॉर्डिंग अपने पास में जो ऑर्डर पेयर बनते हैं वो अपन यहाँ बना लेते हैं। तो आपको पता होगा ए कोमा बी किसके अंदर आते हैं, ए कोमा बी जो ये अपने पास में ऑर्डर पेयर आते हैं वो किस में आते हैं, ए क्रॉस बी में आते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी संबंध है वो किसका उपसमुच्चय हो गया, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी के अंदर क्या आते हैं, पहला वे ऑर्डर पेयर आते हैं और उन ऑर्डर पेयर से आप कुछ ऑर्डर पेयर लेके क्या बना लेते हो, कोई न कोई संबंध बना देते हो। तो वो संबंध क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। और इन दोनों अवयव को आप किसी भी नियम के द्वारा कनेक्ट कर देते हो कि इनके अंदर ये नियम लागू है, दोनों अवयव इस नियम के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो वो आपके पास में एक संबंध डिफाइन हो जाता है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक कोई अवयव है, एक समुच्चय है मेरे पास में 1 2 3, ये है अपने पास में ए। और यदि मेरे पास में बी समुच्चय है 2 4 6, यानी मैं ए के अवयव को क्या कर रहा हूँ, एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ कि ए बराबर 2b। ए बराबर क्या हो गया, ए के अंदर जो अवयव है वो किससे हो जाएंगे, 2b के बराबर है, सॉरी b किसके बराबर है, 2a के बराबर है। ये मैंने यहाँ से संबंध डिफाइन कर दिया कि b बराबर 2a, ये अपन ने संबंध डिफाइन कर दिया। तब आप क्या बनाओगे, इसके अवयव बनाओगे। तो पहला अवयव मेरे पास है 1, ए का अवयव कितना है 1, तो इसकी इमेज कितनी आएगी, b का कितना आ जाएगा, b बराबर कितना है 2a, तो 1 किससे जुड़ेगा, 2 से। ऐसे ही यदि मैं 2 लेता हूँ तो 2 किससे जुड़ेगा, 4 से। ऐसे ही मैं यदि 3 लेता हूँ तो 3 किससे जुड़ेगा, 6 से। ये मेरे पास में ऑर्डर पेयर कलेक्ट हो गए, तो ये क्या हो गया, संबंध हो गया। अब ये संबंध क्या है, ये ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट ही तो है। तो इस प्रकार आप संबंध डिफाइन कर सकते हो, कोई भी नियम लगा सकते हो, जो भी क्वेश्चन में अपने को नियम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपन संबंध को डिफाइन कर देंगे। इसके ऊपर अपन कुछ क्वेश्चन बाद में देखेंगे। अब देखिए, यदि अपने पास में एन ए में कितने अवयव हैं, बी ए है, एम अवयव है, और समुच्चय बी में कितने अवयव हैं, एन अवयव है, तो आपको पता है कि कुल संबंधों की संख्या। अब कुल संबंध क्या होता है, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय। भाई ए क्रॉस बी का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो अपने को ए क्रॉस बी में जितने अवयव हैं, मान लो ए क्रॉस बी में कितने अवयव आएंगे, एम एन। अब एम एन अवयव आ गए ए क्रॉस बी में, और प्रत्येक जब भी आप कोई संबंध बना रहे हो तो हर अवयव की कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है। या तो आप इसको संबंध में लें या संबंध में उसको ना लें। तो हर अवयव के लिए कितनी चॉइस हो गई, 2। तो एम एन अवयव के लिए टोटल कितनी हो गई, 2 की पावर एम एन। तो कुल संबंधों की संख्या हो जाती है 2 की पावर एम एन। ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर हो जाएगा, और ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2 की पावर एम एन। तो कुल संबंधों की संख्या होती है, यदि एन ए के अंदर एम अवयव है और एन बी के अंदर कितने हैं, एन अवयव हैं, तो कुल जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर एम एन हो जाएंगे। अब आते हैं संबंधों के प्रकार। संबंधों के देखिए प्रकार देखते हैं अपन। तो पहला होता है रिक्त संबंध, इम्पटी रिलेशन, वॉइड रिलेशन। तो जब आर क्या हो जाए, किसके बराबर हो जाए, फाई के बराबर हो जाए, तो उसको बोलते हैं रिक्त संबंध। यानी कोई भी अवयव किसी अवयव से संबंधित है, किसी प्रकार से संबंधित नहीं है, यानी आर बराबर किसके हो गया, फाई के। दूसरा आता है यूनिवर्सल रिलेशन या समष्टीय संबंध। तो जब आर है वो ए क्रॉस ए के बराबर ही हो जाए तो उसको बोलते हैं अपन समष्टीय संबंध। जैसे कि अपने पास में यदि ए समुच्चय है 1 2 और 3, तो आप ए क्रॉस ए निकालोगे तो वो आपके पास में आ जाएगा। देखिए पहले 1 है वो 1 से जुड़ेगा, 1 है वो 2 से जुड़ सकता है, 1 है वो 3 से जुड़ सकता है, फिर 2 है वो 1 से जुड़ सकता है, फिर 2 है वो 2 से जुड़ सकता है, फिर 2 है वो 3 से जुड़ सकता है। ऐसे ही 3 है वो 1 से जुड़ सकता है, 3 है वो 2 से जुड़ सकता है, और 3 है वो 3 से जुड़ सकता है। ये अपने पास में ए क्रॉस ए आ गया। अब अपन कोई रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, उसके अंदर अपन पूरा ए क्रॉस ए ही ले लें, यानी ए क्रॉस ए के पूरे अवयव अपन उसके अंदर ले लें, तो उस समुच्चय को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन या समष्टीय संबंध। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यानी ए क्रॉस ए के सारे अवयव अपने आप में एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा समष्टीय संबंध या यूनिवर्सल रिलेशन। तो इस तरीके से आप अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि
2,3 है वो एक अलग एलिमेंट है और 3,2 है वो एक अलग एलिमेंट है, क्योंकि ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, यानी यहाँ क्रम का महत्व है। इसके बाद में आता है तत्समक संबंध। तत्समक संबंध में सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं कि हर अवयव का खुद से संबंध होता है। जैसे यदि अपने समुच्चय ले लिया S बराबर 1,2,3, तो हर अवयव का खुद से रिलेशन होता है 1,1, 2 का किससे होगा 2 से, और 3 का खुद से होगा 3 से। बस इसके अंदर ये सिर्फ यही अवयव आते हैं। तत्समक जो संबंध होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपस में अवयव रिलेटेड कैसे होते हैं, खुद अवयव है वो खुद से ही रिलेटेड होता है। बस ये जितने भी अवयव हैं वो खुद से रिलेटेड होते हैं, इनके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा अवयव इसके अंदर नहीं आएगा। यदि आपने कोई एक्स्ट्रा अवयव ले लिया तो फिर यह तत्समक संबंध नहीं रहेगा। तत्समक संबंध का मतलब ये है कि खुद अवयव को खुद से ही संबंधित करना है, तो ये होता है तत्समक संबंध। और ये सब के लिए, मतलब जो सेट के अंदर जितने भी समुच्चय हैं उन सब के लिए होना चाहिए। जैसे यदि आपने इसका रिलेशन ले लिया 1,1, 2,2 और आपसे पूछे कि क्या ये तत्समक संबंध है, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों कि 3 है वो 3 से संबंधित नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू समुच्चय ए, यानी प्रत्येक ए जो समुच्चय से बिलोंग करता है उसके लिए यह बात लागू होनी चाहिए। यानी समुच्चय के सभी अवयवों के लिए क्या होना चाहिए, खुद से खुद का संबंध होना चाहिए। यदि एक भी अवयव का नहीं है तो वो तत्समक संबंध नहीं होगा। और यदि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाता है एक भी, तब भी क्या नहीं होगा, तत्समक संबंध नहीं होगा। जैसे मान लो आपने यहाँ 2 को 3 से रिलेट कर दिया, फिर आपसे पूछे कि ये संबंध है वो क्या तत्समक है, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट कौन सा आ गया 2,3। सिर्फ और सिर्फ इसमें a, वाले अवयव ही आते हैं, ना तो एक्स्ट्रा आना चाहिए ना कुछ कम आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ A क्रॉस A के वो अवयव आएंगे जहाँ खुद से खुद रिलेटेड हो। इसके बाद में आता है समतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यदि A का प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित रखता हो, यानी A के जितने भी अवयव हैं वो खुद से संबंधित है, तो उसको क्या कहते हैं, समतुल्य संबंध कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यदि आपके पास कोई भी समुच्चय दे रखा है A 1, 2, 3, तो इसका मतलब ये है कि यदि 1 है वो 1 से है, 2 है वो 2 से है, 3 है वो 3 से है, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या है इससे इसको कोई मतलब नहीं है। एक्स्ट्रा है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, इसको इस चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ समतुल्य में इतना मतलब है कि खुद का अवयव का खुद से रिलेशन होना चाहिए और फॉर ऑल होना चाहिए, यानी A के जितने भी अवयव हैं उन सब के लिए खुद का खुद से रिलेशन होना जरूरी है। जैसे आपने ये रिलेशन डिफाइन किया तो आपने किया कि 1,1, 2,2, 3,3, इसके बाद में आपने 2 का 3 से कर दिया, ये आपने एक रिलेशन बना दिया। तो देखिए खुद का खुद से संबंध होना चाहिए, यानी 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, मतलब समतुल्य है। बस समतुल्य को इतना ही मतलब है। अब आगे क्या है क्या नहीं है इससे इसको कोई मतलब नहीं है। 2,3 है तो भी समतुल्य है, यदि 2,3 यहाँ नहीं होता तो भी समतुल्य होता। इसको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि एक्स्ट्रा क्या है, लेकिन तत्समक संबंध में मतलब है कि यदि एक्स्ट्रा कुछ भी आ गया फिर वो तत्समक संबंध नहीं होगा। तत्समक संबंध तो सिर्फ क्या होता है, खुद को खुद से ही जोड़ता है, बाकी अवयवों को कोई भी कनेक्शन उसमें नहीं होता। लेकिन समतुल्य में ये जो है कि खुद का खुद से होना चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। और प्रत्येक अवयव के लिए खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। यदि एक भी अवयव का खुद से खुद का रिलेशन नहीं है तो वह समतुल्य संबंध नहीं होगा। उसके बाद में अगला आता है सममित यानी सिमेट्रिक रिलेशन। तो अब देखिए सिमेट्रिक रिलेशन में आप क्या कह रहा है, यदि, इस बात को ध्यान में रखना, यदि A का संबंध है B से, ये कह रहा है यदि A का संबंध है B से, यानी पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए आपके पास में, अगर आप चेक करोगे तब क्या होगा, A का रिलेशन B से होगा तभी आपको आगे बढ़ना है। यदि A का रिलेशन B से है ही नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो ये कह रहा है यदि A का B से है तब आपको क्या चेक करना है कि B का किससे होना चाहिए, A से होना चाहिए। और ये बात अगर हर अवयव के लिए सत्य है तब वो क्या हो जाएगा, सम्मित संबंध हो जाएगा। यानी यदि कोई भी अवयव 1 का 2 से रिलेशन है तो 2 का किससे होना चाहिए, 1 से होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, सम्मित संबंध हो जाएगा। लेकिन यदि आपको 1,2 अवयव ही नहीं मिला, आपने जो भी रिलेशन देखा उसमें 1,2 अवयव है ही नहीं, तो फिर आप आगे चेक नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, यदि यानी A और B का संबंध है तब आपको आगे बढ़ना है। जब A और B का कोई संबंध नहीं है तो अपने पास युग्म ढूंढना ही नहीं है, तब भी वो क्या होगा, सम्मित संबंध ही होगा। उसको बोलते हैं वॉइड सिचुएशन। वॉइड सिचुएशन का मतलब क्या होता है कि आपको कोई ऐसा एलिमेंट मिल ही नहीं रहा कि A का B से रिलेशन है तो आगे बढ़ा जाएगा, आपको आगे बढ़ना ही। जैसे मान लो 1 का 1 से रिलेशन होगा, 2 का 2 से होगा,
अब इसके अंदर आपको कोई ऐसा पेयर मिल रहा है कि ए का बी से हो तो बी का ए से होना चाहिए। देखो एक का एक से है और एक का एक से उल्टा भी कर रहे हो, दो का दो से है, दो का दो से भी है। लेकिन अब कोई ऐसा पेयर मिला आपको जिसके लिए आप डेफिनेशन अनफॉलो हो रही हो, नहीं हो रही, तो ये क्या हो जाएगा, सममित संबंध हो जाएगा। क्यों, यहाँ सममित संबंध कब नहीं होगा, जब मान लो एक का दो से था और अपने को 2,1 समुच्चय के अंदर ना मिले, तब आप कहोगे कि यह सममित नहीं है। लेकिन एक का दो से रिलेशन है ही नहीं, तो मैं फिर 2 का 1 से क्यों ढूंढूं। तो वोइड सिचुएशन में हमेशा क्या होता है, सममित संबंध होता है। यानी कि फाई है वो भी क्या है, एक सममित संबंध है, क्योंकि वहाँ पे कोई खुद से कोई रिलेशन है ही नहीं, खाली है, तो सममित संबंध वाले तो उसमें डेफिनेशन फॉलो हो रही है। अब आगे का नेक्स्ट स्टेप, ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से अपन चेक कब करें, जब ए का बी से होना तो चाहिए, उसमें तो ए का रिलेशन बी से है ही नहीं, क्योंकि फाई तो क्या है, खाली समुच्चय है। तो सममित संबंध फाई है वो एक सममित संबंध होता है, ये आपको बात ध्यान में रखनी। तो जब भी आपको सममित चेक करना हो तो आप क्या करोगे, यदि एक का रिलेशन बी से है, ये मिल रहा है, तो बी का किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए। यदि ए का बी से है ही नहीं तो आपको कुछ भी आगे नहीं देखना। अब अगला आता है प्रतिसंबंध, प्रतिसम्मित, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है कि यदि ए का रिलेशन है वो बी से है तो बी का रिलेशन ए से नहीं होना चाहिए। भाई सम्मित में तो क्या था कि यदि ए का बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। प्रतिसम्मित क्या कहता है कि यदि ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना ही नहीं चाहिए। हाँ, ए और बी दोनों आपस में रिलेटेड जब हो सकते हैं जब दोनों क्या हो, बराबर हो, यानी एक का एक से रिलेशन है तब ये बात सही है। लेकिन यदि एक का दो से है, दोनों डिफरेंट अवयव है, तब दो का एक से नहीं होना चाहिए। यदि एक भी ऐसा पेयर आपको मिल जाएगा तो वो संबंध प्रतिसम्मित संबंध नहीं होगा। हाँ, यदि दोनों बराबर हैं तो प्रतिसंबंध के अंदर अलाउ है कि दोनों का बराबर खुद का रिलेशन हो सकता है। ए और बी का ए से रिलेशन है तो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, यानी खुद का खुद से ही होना चाहिए। ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एक ही बार फॉलो होनी चाहिए, कब, जब खुद का खुद से हो। यदि खुद का खुद से नहीं हो, उसके अलावा कोई भी पेयर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके लिए ए का बी से हो जाए और बी का ए से हो जाए। यदि ऐसा एक भी पेयर मिल गया तो वो संबंध प्रतिसम्मित संबंध नहीं होगा। अपन कुछ एग्जाम्पल करेंगे, उनसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब दूसरा जो लास्ट में अगला आता है वो है असम्मित, एसिमेट्रिक। देखो एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों अलग अलग बातें हैं। एसिमेट्रिक क्या कहता है कि यदि ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। भाई प्रतिसम्मित में तो एक बार ही अलाउ कर रहा था, कब, जब ए और बी बराबर हो तब ये अलाउ कर रहा था। प्रतिसम्मित में यदि ए और बी दोनों बराबर हैं तब ये बात अलाउ थी कि रिलेशन हो सकता है। लेकिन असम्मित तो कहता है कि कभी होना ही नहीं चाहिए, यानी लाइफ में कभी भी नहीं होना चाहिए। बराबर है तब भी नहीं होना चाहिए, यदि बराबर वाला मिल गया तब भी वो क्या होगा, असम्मित ही होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन कि यदि एक का एक से है, दो का एक से है, एक का दो से है, यदि समुच्चय ए है अपने पास में 1 2 3, तो देखिए पहला रिलेशन ही अपने पास में दे रखा है। देखिए एक का एक से है और दो का एक से है और एक का दो से है, तो अपने पास में सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि क्या ये सममित है। तो जब आप सममित चेक करोगे तो देखो सममित के लिए क्या होता है, देखो एक का एक से है तो एक का एक से होना चाहिए, तो एक का एक से है। दो का एक से है तो एक का दो से होना चाहिए, एक का दो से है, तो सममित तो है। अब उसके बाद में अपन चेक करते हैं प्रतिसम्मित। प्रतिसम्मित के अंदर क्या कहता है कि यदि दोनों का खुद से रिलेशन है तो अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। लेकिन यदि दो का एक से है तो एक का दो से नहीं होना चाहिए था, जबकि है, इसलिए ये प्रतिसम्मित नहीं है। अब देखते हैं असम्मित। असम्मित भी नहीं होगा, यदि क्यों कि एक का दो का एक से है तो एक का दो से नहीं होना चाहिए, तो ये भी हो गया। दूसरा इसके अंदर एक का एक से भी नहीं होना चाहिए, यहाँ एक का एक से है तब भी क्या हो गया, असम्मित, कैंसिल हो गया। तो दोनों ही केस में क्या नहीं हो रहा, असम्मित नहीं हो रहा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि प्रतिसम्मित के अंदर तो बराबर वाले अलाउ है, असम्मित के अंदर बराबर वाले भी अलाउ नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और बाकी अपन और एग्जाम्पल लास्ट में करेंगे, जब डेफिनेशन पूरी हो जाएगी तो अच्छे समझ में आ जाएगा। सकारात्मक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। यदि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है तो ए का संबंध होना चाहिए सी से, यानी
सकारात्मक संबंध का मतलब ये है, सकारात्मक संबंध के अंदर देखो यदि वाली कंडीशन इसमें भी आ रही है, यानी कि पहले तो आपको ऐसे दो पेयर मिलने चाहिए। यदि ऐसे कोई दो पेयर मिल ही नहीं रहे तो आप आगे चेक कैसे करोगे, तब भी वो क्या होगा, सकारात्मक ही होगा। यदि ऐसे कोई दो पेयर नहीं मिल रहे यानी वॉइड सिचुएशन, और वॉइड सिचुएशन में भी क्या होगा, सकारात्मक होगा। ये कह रहा है यदि ए का बी से हो और बी का सी से हो तो क्या होना चाहिए, ए का सी से होना चाहिए। यदि अपने पास में ए का बी से और बी का सी से ही नहीं है तो आप ए से सी पे जाओगे कैसे। ए के सी का रिलेशन तो आप तब जाओगे ना जब ए का बी से हो और बी का सी से हो। यदि ये दोनों बात हो ही नहीं रही है तो आप ए का सी पे जाओगे कैसे। जब ऐसी बात नहीं हो रही तो वो हो जाता है वॉइड सिचुएशन। ये होता है आपका सकारात्मक संबंध। अगला जो आपका संबंध आता है वो आता है तुल्यता संबंध। यदि कोई संबंध समतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और सकारात्मक हो, यानी तीनों संबंध में क्या हो जाए, समतुल्य, सम्मित, सकारात्मक, तो वो कहलाता है तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन। अगली जो डेफिनेशन आती है तुल्यता के बाद में वो आती है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, आंशिक क्रम संबंध। यानी कोई संबंध है वो क्या हो, समतुल्य हो, सकारात्मक हो तथा प्रतिसम्मित हो। भाई तुल्यता के अंदर तो क्या होना चाहिए, सम्मित, और आंशिक क्रम के अंदर कैसा होना चाहिए, प्रतिसम्मित होना चाहिए। अपने को तीन कंडीशन चेक करनी है कि समतुल्य हो, प्रतिसम्मित हो और सकारात्मक हो, तो वो संबंध कहलाएगा आंशिक क्रम संबंध। फिर इसके बाद में आता है पूर्ण क्रमित संबंध, टोटल ऑर्डर रिलेशन। यानी पहले तो वो होना चाहिए आंशिक क्रम संबंध, और यदि समुच्चय एक के जितने भी अवयव हैं वो या तो एक का कोई भी आप दो अवयव लेते हो, यदि समुच्चय एक के जितने भी अवयव हैं उनमें से कोई भी दो अवयव ले लो तो वो या तो ए का बी से रिलेशन होना चाहिए या बी का ए से होना चाहिए या दोनों बराबर होने चाहिए। यानी आप कोई भी दो अवयव लेते हो तो उनमें कोई ना कोई रिलेशन होना जरूरी है। जैसे एक एलिमेंट लिया आपने, एक का दो से लिया तो एक का या तो दो से होना चाहिए या दो का एक से होना चाहिए, दोनों में से एक कंडीशन होना जरूरी है। और यदि दोनों समुच्चय बराबर हैं, मतलब दोनों अवयव बराबर ले लिया आपने एक और एक, तो क्या होना चाहिए, एक का एक से रिलेशन होना चाहिए। तो टोटल ऑर्डर समुच्चय होने के संबंध होने के लिए क्या जरूरत है कि प्रत्येक अवयव, दो अवयव लेते हो वो आपस में किसी न किसी तरीके से संबंधित होने चाहिए। और पहले वो होने चाहिए आंशिक क्रम संबंध होना चाहिए। आंशिक क्रम संबंध का मतलब वो समतुल्य भी होना चाहिए, वो सकारात्मक भी होना चाहिए और प्रतिसम्मित भी होना चाहिए। तो ये आप इसके अंदर देख सकते हो। अब अपन कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, यदि अपने पास में समुच्चय है 1 2 3, तो अपन एक रिलेशन डिफाइन करते हैं R बराबर 1,2। पहले अपन चीज़ इसमें चेक करते हैं कि समतुल्य है क्या। रिलेशन अपन ने डिफाइन किया 1,2, सिर्फ और सिर्फ 1, पहले अपन चेक करते हैं क्या ये समतुल्य है। तो समतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है कि एक का एक से नहीं है, दो का दो से भी नहीं है, तीन का तीन से भी नहीं है, तो समतुल्य नहीं है। समतुल्य के बाद में आता है सम्मित। सम्मित चेक करते हैं तो देखिए एक का दो से है, एक का रिलेशन है दो से, पर क्या दो का रिलेशन एक से है, यानी 2,1 है इसमें, नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, नहीं हुआ, तो सम्मित भी नहीं हुआ। इसके बाद अपन चेक करते हैं प्रतिसम्मित। प्रतिसम्मित रिलेशन। यदि प्रतिसम्मित के लिए क्या जरूरत है कि एक का बी से, ए का आर बी से है तो बी का ए से नहीं होना चाहिए। तो देखो एक का रिलेशन दो से है लेकिन दो का रिलेशन एक से नहीं है, तो वह प्रतिसम्मित हो जाएगा। प्रतिसम्मित ये कहता है कि यदि ए का बी से है तो बी का ए से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, नहीं है यहाँ पे। उसके बाद में आता है असम्मित। असम्मित भी क्या कहता है, यदि एक का बी से है तो बी का एक से नहीं होना चाहिए प्रत्येक अवयव के लिए, तो ये बात भी सही है कि एक का बी से नहीं है। ये बात भी कैसी हो गई, सही हो गई। तो ये कैसा हो गया, असम्मित भी हो गया। अब अपन देखते हैं सकारात्मक। सकारात्मक है क्या ये रिलेशन। सकारात्मक क्या कहता है, यदि ए का बी से हो यानी एक का दो से हो। अब कहता है बी का सी से हो यानी दो का किसी से रिलेशन हो, तो दो का रिलेशन है किसी से, है ही नहीं, यानी दो का सी से किसी प्रकार का रिलेशन होना चाहिए। दो का सी से है ही नहीं, तो अपन आगे चेक क्या करें। आपको मैंने कहा था ना, सकारात्मक में चेक तभी करोगे जब दो पेयर ऐसे मिले आपको कि जिनका ए से ए का रिलेशन हो बी से और बी का रिलेशन हो सी से। तो मतलब बी यहाँ और फिर बी का सी से भी हो और एक
ए से भी हो, तब आप चेक करोगे ए और सी का। लेकिन यहाँ तो दूसरा अपने को मिल ही नहीं रहा, बी का सी से रिलेशन है वो मिल ही नहीं रहा, तो ये सिचुएशन कैसी हो गई, वॉइड सिचुएशन। यानी अपने को ए का बी से मिल रहा है लेकिन बी का सी से कोई अवयव ही नहीं मिल रहा, तो अपन चेक कैसे करेंगे आगे, कुछ ऐसा है ही नहीं, ये होगी वॉइड सिचुएशन। तो ये सकारात्मक है, क्योंकि अपने पास में ऐसा कोई पेड़ नहीं है जिसके लिए अपन सकारात्मक की डेफिनेशन को डिस्कार्ड कर रहे हो, तो ऐसा कोई पेड़ ही नहीं बन रहा, पेड़ नहीं बन रहा, तो ये सकारात्मक संबंध है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे जो संबंध होते हैं जो वॉइड सिचुएशन वाले वो सकारात्मक होते हैं। बस ये जो अपन इसमें इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं उसमें थोड़ा बहुत डाउट आता है, वो यहीं पे आता है सकारात्मक वाली बात में कि वॉइड सिचुएशन में आपको क्या करना है। तो वॉइड सिचुएशन में हमेशा वो संबंध सकारात्मक होता है। सकारात्मक तभी नहीं होगा क्योंकि जिन भी डेफिनेशन में यदि वाला ऑप्शन आता है उनमें आप पहले अगर यदि आपके पास में ए का रिलेशन बी से है तो आप आगे बढ़ोगे, यदि आपका ए का रिलेशन बी से है ही नहीं तो आप आगे बढ़ोगे कहाँ से। तो आगे बढ़ने के लिए अपने पास में कुछ होना चाहिए, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो ये वॉइड सिचुएशन मतलब सकारात्मक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन एक, कि अपन एक रिलेशन वही समुच्चय तो ए बराबर 1 2 3 ले लेते हैं, एक रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं। एक का 1 से होना चाहिए, एक का 2 का 2 से, 3 का 3 से। तो देखो सम्मित और समतुल्य में तो कोई ज़्यादा दिक्कत अपने नहीं आती, ज़्यादा दिक्कत आती है प्रतिसम्मित और असम्मित में। 2 का 1 से ये अपन ने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। अब अपन चेक करते हैं क्या ये सम्मित है। तो सम्मित का आप चेक करोगे तो ऑप्शन आएगा नहीं, क्योंकि 2 का 1 से है लेकिन 1 का 2 से नहीं है, तो सम्मित नहीं है। प्रतिसम्मित, प्रतिसम्मित, प्रतिसम्मित चेक करते हैं। तो प्रतिसम्मित क्या कहता है कि यदि ए का बी से है और बी का ए से है तो ये तभी संभव है जब दोनों बराबर हों। तो यहाँ देखो बराबर वाली कंडीशन तो प्रतिसम्मित में अलाउ है, यानी 1,1 भी अलाउ है, 2,2 भी अलाउ है, 3,3 भी अलाउ है। फिर देखो 2 का 1 से है, तो प्रतिसम्मित क्या कहता है कि यदि 2 का 1 से है तो 1 का 2 से रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये बात सही है कि 1 का 2 से रिलेशन है क्या, नहीं है, तो ये प्रतिसम्मित है, क्योंकि अपने को कोई ऐसा समुच्चय नहीं मिल रहा, ऐसा क्रमित युग्म नहीं मिल रहा जो प्रतिसम्मित की डेफिनेशन को अनफॉलो कर रहा हो। प्रतिसम्मित ये कहता है कि ए का रिलेशन बी से है, जब ए और बी बराबर नहीं है तो बी का ए से नहीं होना चाहिए, इसके अंदर है भी नहीं ऐसा, तो ये हो गया प्रतिसम्मित। अब क्या कहता है असम्मित, असम्मित कहता है कि यदि ए का बी से है यानी 2 का 1 से रिलेशन है तो 1 का 2 से नहीं होना चाहिए, इसके लिए तो बात सत्य हो रही है। लेकिन असम्मित साथ में एक बात और कहता है कि एक ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन ए से, यह तब भी अलाउ नहीं करता जब ए और बी बराबर हो, यानी इसमें बराबर वाले अवयव भी नहीं आते। लेकिन इसके अंदर देखो बराबर वाले आ रहे हैं, 1,1 आ रहा है, 2,2 आ रहा है, 3,3 आ रहा है, तो यह असम्मित नहीं है। असम्मित कब होता, जब ये बराबर वाले समुच्चय भी इसके अंदर क्रमित युग्म है ये भी नहीं आते, तब होता। तो यह असम्मित नहीं है, प्रतिसम्मित है और सम्मित नहीं है। तो इस तरीके से आप उदाहरण देख सकते हो। आपका डाउट शायद प्रतिसम्मित और असम्मित वाला क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो या मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रॉब्लम लिख के भेज सकते हो। नेक्स्ट अपन इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक रिलेशन अपन ने इसने डिफाइन कर रखा है रियल नंबर पे, कि यदि अपने पास में जो समुच्चय है वो क्या है, आर। समुच्चय ए है वो किसके बराबर है, आर के बराबर है। रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के बराबर है, तो इसने एक संबंध डिफाइन कर रखा है कि 1 + AB ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। ए का रिलेशन बी से कब होगा, ए का रिलेशन है वो बी से है यदि 1 + AB क्या है, ग्रेटर देन 0। ये अपने पास में एक रिलेशन इसने डिफाइन कर रखा है। यदि समुच्चय ए है वो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं हैं, तो अपन एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है कि ए और बी तब संबंध होगा जब 1 + AB क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो देखो 1 + AB ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, तो पहला देखते हैं A, यानी समतुल्य। तो ये कितना हो गया, 1 + A का स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ी संख्या होगी, और उसमें आप 1 जोड़ दोगे तो ये संख्या हमेशा 1 से बड़ी आएगी, यानी कि यह संख्या हमेशा 0 से बड़ी होगी। इसका मतलब यह समतुल्य तो है। कोई भी आप रियल नंबर ले लीजिए, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उसका स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है, और उसमें आप 1 जोड़ोगे तो वो संख्या हमेशा 0 से बड़ी ही आएगी। तो यह संबंध समतुल्य है। दूसरा आता है सम्मित। तो सम्मित के लिए क्या होता है, पहले अपने को कंडीशन माननी पड़ती है कि यदि ए का रिलेशन किससे है, बी से। यदि ए का रिलेशन बी से है तो क्या होगा, 1 + AB क्या होगा, ग्रेटर देन
जीरो होगा। भाई पहली तो कंडीशन अपने को माननी पड़ती है कि ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, बी से, तभी तो आप बी से ए पे जाओगे। तो पहले तो अपन ने मान लिया कि ए का रिलेशन बी से है। अब यदि ये सम्मित है तो अपने को चेक करना है कि बी का रिलेशन होना चाहिए ए से, ये अपने को चेक करना है। तो देखिए आप दो संख्याओं का गुणा, चाहे आप एक को 2 से गुणा कर लो, चाहे 2 को 1 से गुणा कर लो, तो देखो 1 प्लस बी ए, यह भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ए को बी से गुणा करो या बी को ए से गुणा करो, बात तो एक ही है, और उसमें एक जोड़ रहे हो तब 0 से बड़ा आ रहा है, तो आप बी को ए से गुणा करके जोड़ोगे तब भी क्या आएगा, 0 से बड़ा ही आएगा। यानी बी का रिलेशन किससे हो गया, ए से, तो यह क्या हो गया, सम्मित भी हो गया। तो यह क्या हो गया, सम्मित संबंध भी हो गया। अब बात आती है सकारात्मक की, सकारात्मक। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं अपने पास में, तो आपको कुछ संख्याएं ढूंढनी होती हैं जिनके लिए सकारात्मक का एक भी जोड़ा ऐसा मिल जाए जिसके लिए वह डेफिनेशन फॉलो नहीं कर रहा हो। तो देखिए अपन एक संख्या ले लेते हैं। पहले अपन को क्या करना है, सकारात्मक होने के लिए ए का रिलेशन होना चाहिए बी से और बी का रिलेशन होना चाहिए सी से। तो पहले तो अपने को ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनका ए का बी से हो और बी का सी से हो, फिर आगे अपन जाएंगे। ये तो अपने को पहले खुद से देखनी पड़ेगी कि ऐसे पेयर अपने को ढूंढने पड़ेंगे जिनमें ये दोनों कंडीशन हो, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। तो पहले ए का बी से रिलेशन, तो आप देखते हैं 2, -1/4। देखो 2, -1/4, आप 1 प्लस ए गुणा -1/4, तो आप इस संख्या को गुणा करोगे तो यह आ जाएगा -1/2 यानी +1/2, जो कि 0 से बड़ी संख्या है। यानी ए का रिलेशन किससे हो गया, बी से हो गया। अब अपने को लेनी है दूसरा पेयर। दूसरा पेयर हो गया अपने पास में -1/4 का रिलेशन है -2 से। देखते हैं, देखिए -1/4 का रिलेशन देखते हैं, तो 1 प्लस माइनस का 1/4 गुणा -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और उसमें एक जोड़ोगे तो संख्या हमेशा 0 से बड़ी आएगी, यानी कि ये जोड़ा भी हो गया। अब अपने को चेक करना है, तो ये यदि दोनों कंडीशन है तो सकारात्मक यदि होगा तो क्या होना चाहिए, ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए। यदि ए का रिलेशन सी से नहीं है तो यह सकारात्मक नहीं होगा, क्योंकि एक भी जोड़ा ऐसा मिल गया, बाकी चाहे कुछ भी हो रहा अपने को कोई मतलब नहीं है। एक जोड़ा अपने को ऐसा मिल गया तो फिर वो सकारात्मक नहीं है। तो अब अपन चेक करते हैं कि ए का यदि सी से है, यानी कि 2 का -2 से रिलेशन है क्या, तो 1 प्लस 2, -2। अब आप इस संख्या को सॉल्व करोगे तो ये आ गया -3। क्या -3 0 से बड़ा है, नहीं है, -3 0 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब ए का रिलेशन सी से नहीं है, यानी 2 का रिलेशन -2 से नहीं है। तो अपने को एक पेयर ऐसा मिल गया जिसके लिए ये बात लागू नहीं है, तो यह संबंध सकारात्मक भी नहीं है। तो यह संबंध सकारात्मक संबंध नहीं है, और यदि सकारात्मक नहीं है तो यह तुल्यता संबंध भी नहीं है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यह समतुल्य, तो जब भी अपने पास में ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं तो आपको इस तरीके से ढूंढना है। समतुल्य बाद में आता है सम्मित। सम्मित, तो सम्मित के लिए पहले तो अपने को ढूंढना पड़ेगा ए का रिलेशन है बी से, और फिर अपन उसको दिखा दें यदि बी का रिलेशन ए से नहीं है तो वह सम्मित नहीं होगा। ऐसा कोई एग्जाम्पल ढूंढिए। तो देखिए 2 का रिलेशन 5 से ढूंढते हैं अपन। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो 5 का स्क्वायर 25 है, वो क्या है, 2 से छोटा है या बड़ा है, तो बड़ा है, तो 2 के बड़ा है 25। इसका मतलब ये रिलेशन, ए का रिलेशन किससे हो गया, बी से हो गया, क्योंकि यहाँ पे ए का रिलेशन कैसे कर रहे हो, तो एक है वो बी स्क्वायर से हमेशा छोटा ही है। अब इसका उल्टा अपन करके देखते हैं कि क्या बी का रिलेशन ए से है। तो अपन देखिए बी का रिलेशन ए से कब होगा, जब बी है वो क्या हो जाए, ए स्क्वायर से छोटा हो जाए या उसके बराबर हो जाए। तो आप ए स्क्वायर यहाँ पे करोगे तो वो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। क्या यह 5 से छोटा है, 5 से बड़ा है, नहीं है, 5 के बराबर है, नहीं है। तो ये बात सही हो रही है क्या, नहीं हो रही। यानी बी का रिलेशन ए से, 5 का जो रिलेशन है वो 2 से नहीं हो सकता। इसका मतलब यह संबंध सम्मित भी नहीं हो सकता। तो यह जो संबंध है वो सम्मित नहीं, यह संबंध है वह सम्मित नहीं। तीसरा इसका देखते हैं सकारात्मक का, कि ये क्या संबंध सकारात्मक है। तो अपने कोई ना कोई ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा सकारात्मक। अब आता है सकारात्मक संबंध। अपन ढूंढते हैं सकारात्मक संबंध। तो इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल ढूंढते हैं कि देखिए 2 का रिलेशन 2 से है, -2 से। क्यों,
कि दो, जब आप -2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो 2 है वो 4 से क्या है, छोटा या उसके बराबर है। तो ये बात सही हो रही है। तो यानी 2 का रिलेशन, -2 का रिलेशन अपन देखते हैं -1 के साथ। तो ये बात भी सही है क्या कि -2 का रिलेशन अपन 1 के साथ देखते हैं। तो देखिए -1 का स्क्वायर करोगे वो आ जाएगा 1। तो ये बात सही है कि -2 है वो 1 से छोटा या उसके बराबर है। तो ये बात भी सही है, यानी कि ये भी संबंध है और ये भी, ये अपने को जोड़ा मिल गया। अब अपने को चेक करना है कि क्या 2 का संबंध -1 से है या नहीं। तो अपन चेक करते हैं 2 का संबंध -1 से है या नहीं है। तो देखो 2 और -1 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 1। क्या 1 से छोटा है 2? नहीं। तो ये बात सही हो रही है, नहीं हो रही। तो ये संबंध सकारात्मक होगा, नहीं होगा। इस तरीके से आप बाकी, जैसे एक संबंध है r बराबर a, b, जहाँ a है वो हमेशा b³ से छोटा है के बराबर है। ये संबंध आप चेक करोगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, सममित है या नहीं है, सकारात्मक है या नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। कौन सा उदाहरण सम्मित है, कौन सा सम्मित नहीं है, कौन सा सकारात्मक है, कौन सा सकारात्मक नहीं है, ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हो। इसके बाद में देखिए अगली कंडीशन जो अपनी आती है कि यदि R और S दो समुच्चय अपने को दे रखे हैं। यदि R और S समतुल्य है, यानी R भी समतुल्य है और S भी समतुल्य है, तो क्या R यूनियन और R इंटरसेक्शन है वो समतुल्य होंगे। तो ये बात आती है निकल के कि R इंटरसेक्शन है वो भी समतुल्य होगा, R यूनियन है वो भी समतुल्य होगा। यदि R और S समतुल्य है तो R इंटरसेक्शन S वो भी समतुल्य होगा, R यूनियन S है वो भी समतुल्य होगा। ठीक है, क्यों कि देखिए R यदि समतुल्य है यानी R का प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित है, S समतुल्य है इसका मतलब उसका भी खुद से संबंधित है। अब देखो जो इनका सबका संबंध खुद से खुद का है, यानी S वालों का भी है R वालों का भी है, तो R यूनियन S में क्या आ जाएंगे, सारे R वाले भी आएंगे और सारे S वाले अवयव भी आएंगे। इसके कॉमन अवयव हैं वो भी आएंगे। तो कॉमन वाले अवयव हैं आपको पता ही है, वो R में भी है S में भी है, और R S समतुल्य है तो उनका खुद से रिलेशन तो होगा ही। और R वाले अवयव भी R समतुल्य है तो R वाले सारे अवयव हैं उनका भी होगा, S वाले सारे उनका भी होगा। तो R यूनियन S क्या हो गया, समतुल्य। इंटरसेक्शन में क्या आएगा, दोनों के कॉमन अवयव आएंगे, लेकिन ये तो कह रहा है R समतुल्य है यानी R का प्रत्येक अवयव है उसका रिलेशन खुद से है, S के प्रत्येक अवयव का रिलेशन खुद से है। तो R इंटरसेक्शन S में तो कुछ अवयव आएंगे तो उनका भी क्या होगा, खुद से खुद का रिलेशन तो होगा ही होगा। तो दोनों क्या हो जाएंगे, समतुल्य हो जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि R का S से है, समतुल्य है R और S, तो R यूनियन S और R इंटरसेक्शन S भी समतुल्य होंगे। अब आती है बात कि R और S सम्मित है तो क्या R यूनियन S और R इंटरसेक्शन S भी सम्मित होंगे। तो बिल्कुल सही है बात कि होंगे होंगे। देखिए R यूनियन S लोगे तो अवयव किसके आएंगे, R और S के अवयव अपने पास में आएंगे। और ये क्या कह रहा है कि ये सम्मित है, भाई इसके अवयव सम्मित वाले अवयव आएंगे अपने पास में यूनियन में। तो ये क्या कह रहा है कि R और S दोनों क्या है, सम्मित हैं। तो R यूनियन S है और R इंटरसेक्शन S भी क्या होंगे, सम्मित ही होंगे। क्यों कि ये सारे जो अपने पास में समुच्चय बनेगा वो किस में से बनेगा, R और S में से ही बनेगा, और R और S पहले से क्या है, सम्मित है। तो इसके अंदर जो R यूनियन S वाले भी सम्मित होंगे। इंटरसेक्शन में क्या आएगा, वो भी उसमें भी क्या आएगा, R और S के अवयव भी आएंगे, और R के S के जितने मतलब जो भी इसमें संबंध वाले अवयव हैं उनका सिमेट्रिक तो पहले से ही है। यानी कि 1, 2 है वो अगर इंटरसेक्शन में आएगा तो 2, 1 भी इंटरसेक्शन में आएगा। क्यों कि यदि 1, 2 और R, S में आ रहा है, इसका मतलब R और S के अंदर ये अवयव आ रहा है 1, 2। तो पहले से मान लो R में ये अवयव था 1, 2, तो R में ये R क्या है, सम्मित है, इसका मतलब R में क्या होगा, 2, 1 भी होगा। और यदि इंटरसेक्शन में आ रहा है तो इसका मतलब ये S में भी था, और S क्या है, सम्मित है, यानी कि S के अंदर 2, 1 भी होगा। क्योंकि S सम्मित है तो 1, 2 ये भी होगा। यानी कि जब इंटरसेक्शन लोगे तो 1, 2 आएगा, तो इसका जो अपोजिट वाला है वो भी अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वो भी दोनों में होगा। तो दो आ गया तो ऐसे पेयर मिलेंगे R इंटरसेक्शन में अपने को, तो वो क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में आता है कि यदि R और S सकारात्मक है तो क्या R यूनियन S सकारात्मक होगा, क्या R यूनियन S सकारात्मक होगा, क्या R इंटरसेक्शन S है वो सकारात्मक होगा। ये बात आपको चेक करनी है। तो देखें R इंटरसेक्शन S तो सकारात्मक होगा। भाई इंटरसेक्शन में तो कौन से एलिमेंट आने हैं, वही आने हैं। इंटरसेक्शन S की तो कोई अपने को वो नहीं है, लेकिन यूनियन वाला अपने को चेक करना है कि यूनियन वाला क्यों नहीं हो रहा। जब भी आप इंटरसेक्शन चेक करोगे तो
आर के अंदर देखो आर सकारात्मक है, यानी मान लो आपके पास इंटरसेक्शन में 1,2 आया, फिर आपने मान लो आर का जो एक अवयव वो 2,3 भी आ गया। तो अब यदि आर सकारात्मक है तो इसका मतलब 1 का रिलेशन किससे होगा, 3 से होगा। ये आप कह रहे हो कि भाई डिस्कार्ड तो तब होगा ना जब 1 का 2 से हो, 2 का 3 से हो, फिर 1 का 3 से ना हो। अब ये कह रहे हो आप इंटरसेक्शन में ये वाले 1 और 2 और 2,3 आ रहे हैं, तो इंटरसेक्शन में आने का मतलब है कि एस में भी होने चाहिए, क्योंकि एस भी सकारात्मक है। इसलिए यदि एस में 1,2 और 2,3 थे तो एस सकारात्मक है तो उसमें भी 1,3 तो होगा ही, यानी कि आर में भी होगा और एस में भी होगा, तो दोनों में भी इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा, इसलिए यह क्या हो गया, सकारात्मक हो गया। लेकिन अब बात आती है कि यह संबंध आर यूनियन एस है वो सकारात्मक क्यों नहीं है, ये अपन चेक करते हैं। तो ये चेक करने के लिए कोई अपन ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ लेते हैं जो आर यूनियन एस में आर और एस तो सकारात्मक हो परंतु उसका यूनियन सकारात्मक ना हो। तो देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये है कि अपन कोई समुच्चय ले रहे हैं ए बराबर ए कोमा बी कोमा सी, और अपन एक रिलेशन इस पर डिफाइन कर देते हैं, इस पर एक रिलेशन डिफाइन कर देते हैं। अपन रिलेशन ये डिफाइन कर देते हैं कि ए का ए से रिलेशन हो, ए का रिलेशन बी से हो, बी का रिलेशन ए से हो और ए का रिलेशन ए से, सॉरी बी का रिलेशन बी से। दूसरा अपन ने रिलेशन डिफाइन कर दिया, ये R1 है, ये R2 है, कि ए का रिलेशन बी का जो रिलेशन है वो किससे है, बी से है, फिर बी का जो रिलेशन है वो सी से है, फिर सी का जो रिलेशन है वो बी से है, फिर सी का रिलेशन सी से। तो देखिए पहले अपन R1 को चेक करते हैं। देखो R1 में खुद का खुद से, बी का बी से, तो खुद ए का बी से है और बी का ए से है, यानी कि यह संबंध सकारात्मक। भाई अपने को एक पेयर मिल गया ए कोमा बी और बी कोमा ए, तो ए कोमा एक भी होना चाहिए। भाई ये क्या कह रहा है, ए का बी से है और बी का ए से है, तो अपने पास में अवयव क्या होना चाहिए, ए का ए से होना चाहिए, तो ए का ए से है। दूसरा बी का ए से है और ए का बी से है, तो बी का बी से होना चाहिए, तो यहाँ भी बी का बी से है, तो ये संबंध क्या है, सकारात्मक है। ऐसे ही R2 में देखोगे तो R2 भी क्या है, सकारात्मक है। अब अपन बात करते हैं R यूनियन R2, R1 यूनियन R2। तो जब इनका यूनियन लोगे तो आप हो जाएगा ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, ए कोमा बी कोमा ए, बी कोमा सी और सी कोमा बी, ये इसके यूनियन में आ जाएंगे सारे। देखिए यदि अपने को एक भी जोड़ा ऐसा मिल गया जो सकारात्मक की डेफिनेशन फॉलो नहीं कर रहा, तो अपने पास में ये आ जाएगा कि आर यूनियन एस सकारात्मक होना जरूरी नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है। क्या ए का रिलेशन सी के साथ है, ए का रिलेशन सी के साथ नहीं है, यानी अपने को एक जोड़ा ऐसा मिल गया जो सकारात्मक का नियम फॉलो नहीं कर रहा, इसका मतलब आर यूनियन एस है, यह सकारात्मक होना जरूरी नहीं है। तो अब यह जरूरी नहीं है, तो अब अपने बात आती है तुल्यता संबंध की, कि यह संबंध तुल्यता होगा या नहीं होगा। तो देखिए आर इंटरसेक्शन एस तो तुल्य होगा, क्योंकि अपने अभी तक जितने नियम पढ़े हैं उनमें आर इंटरसेक्शन एन के लिए समतुल्य भी था, सम्मित भी था और सकारात्मक भी था। तीनों बात होल्ड हो रही थी इसके लिए, इसलिए यह क्या हो गया, तुल्यता संबंध हो गया। लेकिन आर यूनियन एस में एक बात डिस्कार्ड हो रही थी, किसकी, सकारात्मक होना जरूरी नहीं था। और यदि सकारात्मक होना जरूरी नहीं है तो फिर वो तुल्यता भी नहीं होगा, क्योंकि तुल्यता होने के लिए जरूरत क्या है कि तीनों क्या होने चाहिए तुल्यता संबंध के अंदर, सकारात्मक, सम्मित और समतुल्य होना चाहिए। लेकिन आर यूनियन एस का तो समतुल्य सकारात्मक होना जरूरी नहीं है, तो जरूरी नहीं है तो फिर तुल्यता संबंध होना भी जरूरी नहीं है। फिर आता है कि यदि आर एक तुल्यता संबंध है तो आर इनवर्स है वो भी क्या होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे तुल्यता कैसे होगा। भाई आर का मतलब यदि तुल्यता है यानी कि समतुल्य होगा, यानी ए का ए से होगा, तो आर इनवर्स के अंदर भी क्या होगा, ए का ए से हो जाएगा। और सम्मित है यानी ए का बी से है तो बी का ए से भी होगा। तो इनवर्स के अंदर क्या आ जाएगा, बी का ए से है तो अपने को ए से बी चाहिए, तो ये दोनों अवयव ही है तो वो सम्मित भी हो जाएगा। ऐसे सकारात्मक के अंदर भी हो जाएगा, तो आर इनवर्स है वो भी क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये आता है कि आर तथा एस प्रतिसम्मित है, तो आर इंटरसेक्शन एस है वो प्रतिसम्मित होगा, आर यूनियन एस है वो प्रतिसम्मित होना आवश्यक नहीं है। भाई इंटरसेक्शन है वो तो प्रतिसम्मित होगा, लेकिन आर यूनियन एस का प्रतिसम्मित होना जरूरी नहीं है। देखिए एक एग्जांपल से अपन चेक कर लेते हैं।
ए बराबर अपने पास में 1 2 3, मैं इसमें R1 संबंध डिफाइन करता हूँ कि एक प्रतिसमित है, यानी एक का एक से है और दो का एक से। R2 में डिफाइन कर देता हूँ एक का दो से और एक का दो से। मैं R1 यूनियन R2 निकाल लेता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 1,1, 2,2 और 1,2 और 2,1। देखिए पहले अपन R1 को चेक करते हैं क्या प्रतिसमित है, तो बिल्कुल है, क्योंकि बराबर वाले प्रतिसमित में अलाउ होते हैं। 2 का 1 से है तो 1 का 2 से नहीं होना चाहिए, इसमें है भी नहीं, तो ये प्रतिसमित है। दूसरा ये कह रहा है 2 का 2 से होना चाहिए, लेकिन 1 का 2 से है तो 2 का 1 से होना चाहिए, इसमें भी नहीं है, तो ये भी बात सही है। दोनों क्या हो गए प्रतिसमित। लेकिन जब R यूनियन R2 निकाल रहे हो तो आप देख रहे होंगे कि 1 का 2 से रिलेशन है तो 2 का 1 से नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर तो है, तो यह प्रतिसमित नहीं है। तो R यूनियन S का प्रतिसमित होना जरूरी नहीं है। अब आता है आंशिक क्रम संबंध। तो आंशिक क्रम संबंध के लिए क्या होता है, प्रतिसमित होना चाहिए, समतुल्य होना चाहिए और सकारात्मक होना चाहिए। तो R यूनियन S तो भाई प्रतिसमित होना जरूरी नहीं है, प्रतिसमित होना जरूरी नहीं है, तो आंशिक क्रम संबंध होना भी जरूरी नहीं है और समतुल्य होना भी जरूरी नहीं है। तो समतुल्य के हिसाब से भी आंशिक क्रम संबंध होना जरूरी नहीं है। अब बचती है अपनी फलनों की काउंटिंग, कि अपने पास में संबंध दिए हुए हों तो संबंध काउंटिंग किस तरीके से करते हैं। तो यदि कोई अपने पास में समुच्चय ए दिया हुआ है जिसके अंदर n अवयव है, समुच्चय दिया हुआ है जिसके अंदर कितने अवयव है, n अवयव है, तब कुल संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2n²। क्यों, कुल संबंधों की संख्या अपन ने क्या पढ़ी थी, 2 की पावर mn। और जब ए में है तो 1 क्रॉस 1 के अंदर अपन संबंध डिफाइन कर रहे हैं, तो 1 क्रॉस 1 के अंदर कितने अवयव हो जाएंगे, n²। और प्रत्येक अवयव के लिए अपने पास 2 चॉइस है, उसको संबंध में ले या ना ले, तो अपने पास में कुल संबंध कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n²। अब आता है समतुल्य संबंधों की संख्या। तो अपने को देखो समतुल्य संबंधों की संख्या चेक करनी है कितनी होगी। तो देखिए एक मैट्रिक्स बना ले भाई, जो भी अपना पास में 1 क्रॉस 1 बना लेते हैं अपन। तो 1 क्रॉस 1 के अंदर अपने पास में कौन से अवयव आएंगे, 1 का 1 से होगा भाई, ए है, इसके अंदर अपने पास में n अवयव है, 1 2 से लेके n तक। 1 का 1 से रिलेशन है, 1 का रिलेशन 2 से हो सकता है और 1 का रिलेशन n से हो सकता है, या फिर 2 का 1 के साथ हो सकता है, 2 का 2 के साथ हो सकता है, या 2 का n के साथ हो सकता है। इसी तरीके से लास्ट में n का 1 से रिलेशन हो सकता है, या n का है वो 2 से हो सकता है, या लास्ट में n का n से रिलेशन हो सकता है। ये अपने पास में टोटल 1 क्रॉस 1 के अवयव आ गए। अब अपने को क्या करना है कि इसमें से कौन से संबंध निकालने हैं, समतुल्य वाले निकालने हैं। समतुल्य का मतलब हो गया कि उसके अंदर ये डायगोनल वाले एलिमेंट तो आने ही चाहिए, क्योंकि समतुल्य में खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए, यानी उसका डायगोनल वाले एलिमेंट है वो तो आने ही चाहिए। यानी कि जो ये n अवयव है, अब ये मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, तो इसमें टोटल कुल अवयव कितने हो गए, n²। कुल अवयव कितने हो गए, a क्रॉस a में n²। उसमें से n अवयव ऐसे हैं, कौन कौन से, 1,1 2,2 n,n। ये n अवयव ऐसे हैं, ये तो आपको शामिल करने ही पड़ेंगे, यानी प्रत्येक के लिए कितनी चॉइस है आपके पास, एक चॉइस है, ये तो आपके संबंध में आएंगे ही आएंगे। अब इसके अलावा जो अवयव बच गए उसके आपके पास कितनी चॉइस बच गई, 2 चॉइस बच गई कि आप उनको शामिल करें या उनको शामिल ना करें। तो शेष कितने बच गए भाई, टोटल n² थे, उसमें से आपको n अवयव है वो तो लेने पड़ेंगे, बाकी कितने बच गए, n² माइनस n। उनके लिए कितनी चॉइस है, 2 चॉइस हैं प्रत्येक के लिए, या तो उनको समझ में शामिल करें या उनको समझ में शामिल ना करें। तो अपने पास में समतुल्य की संख्या कितनी आ गई, 2n² माइनस n। ये आ गई अपने पास में समतुल्य संबंधों की संख्या। सम्मित संबंधों की संख्या, कि सम्मित संबंध कितने होंगे। तो देखो सम्मित का मतलब क्या है कि यदि a का रिलेशन b से है तो अपने पास में b का रिलेशन a से होना चाहिए। यानी कि जब a का रिलेशन b से हो गया तो b का रिलेशन a से तो उसमें अपने आप ही आ गया, तभी तो सम्मित होगा। यदि a का रिलेशन आपने b से ले लिया तो सम्मित होगा, तो उसके लिए आपको b का रिलेशन a से तो लेना ही पड़ेगा, फिर कोई चॉइस ही नहीं बचेगी आपके पास। यदि आपने a का रिलेशन b से लिया तो b का रिलेशन a से तो आपको लेना ही पड़ेगा, तभी वो सम्मित होगा। तो देखिए जो डायगोनल वाले एलिमेंट है सम्मित में, इनको तो आप ले या ना ले, ये आपकी चॉइस है भाई। ये जो अवयव हैं इनके लिए आपके पास चॉइस है सम्मित में कि आप इनको ले भी सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, n चॉइस है। यानी कि जो n अवयव है इनके लिए अपने पास चॉइस है 2 की पावर n, कि आप इसको सम्मित में शामिल करना चाहते हो तो आप इनको, n अवयव है इनके लिए आपके पास चॉइस है कि आप इनको ले या ना ले, आपकी मर्जी है। इसके बाद जो सारे अवयव बच गए
उनके लिए आपके पास टोटल अवयव कौन कौन से बच गए। यदि आपने 1,2 ले लिया तो आपको 2,1 तो लेना ही पड़ेगा, यानी कि आपके पास 1,2 के लिए दो चॉइस है कि इसको ले या ना ले। यदि 1,2 लोगे तो उसके साथ 2,1 आएगा, यदि 1,2 को नहीं लोगे तो फिर 2,1 भी नहीं आएगा। यानी कि इन एलिमेंट के लिए भी आपके पास कितनी चॉइस हो गई, दो चॉइस। ऐसे ऊपर वाले हैं इनके लिए भी दो चॉइस और इसके लिए भी कितनी हो गई, दो चॉइस। इसके अंदर एक अवयव होता है, इसके बाद में 2, इसके बाद में 3 और कहाँ तक चलता है लास्ट में, डायगोनल एलिमेंट में n तक, यानी कि 1 + 2 + 3 और ये कहाँ तक चलेगा, n तक। इन सारे अवयवों के लिए अपने पास कितनी चॉइस हो गई, दो चॉइस हो गई। तो ये हो गया 2n n+1/2। टोटल जो अपने पास सम्मित संबंध आ जाएंगे, 2n n+1/2। ये आपके पास में आ जाएंगे सम्मित संबंध। क्यों कि आपने 1,2 ले लिया तो आपको फिर 2,1 भी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास। यानी आप डायगोनल वाले एलिमेंट हैं, इनके लिए आपके पास में सबके लिए दो दो चॉइस है, इसके ऊपर वालों के लिए दो दो चॉइस है, और इनके ऊपर वालों लोगे उसके हिसाब से जो नीचे वाले जो डायगोनल सब डायगोनल वाले हैं वो तो अपने आप ही आ जाएंगे। फिर ऐसे ही इसके वाला ऊपर वाला डायगोनल लोगे तो उस डायगोनल के हिसाब से ही उसके नीचे वाले डायगोनल के एलिमेंट आएंगे। क्योंकि यदि उस अवयव को ले रहे हो तो उसके साथ सम्मित है तो फिर उसके नीचे वाले डायगोनल वाले भी आएंगे, तो इस हिसाब से उसकी संख्या इतनी हो जाएगी। अब आता है प्रतिसम्मित संबंधों की संख्या। तो प्रतिसम्मित संबंध में आप देखोगे कि जो डायगोनल वाले हैं यानी बराबर वाले हैं, इनके लिए आपके पास चॉइस है कि आप इनको ले भी सकते हो या ना भी लो, आपकी मर्जी है। यानी कि ये n अवयव है, इनके लिए आपके पास चॉइस है 2 कि आप इनको ले भी सकते हो या नहीं भी ले सकते हो, यानी कि 2n चॉइस आपके पास में इनके लिए है। गुणा इसके अलावा आप जो भी अवयव बच गए आपके, यानी कौन कौन से अवयव बच गए, 1 से लेके यानी n² में से आप n अवयव घटा दोगे तो आपके पास टोटल कितने अवयव बच गए, n(n-1) अवयव आपके पास टोटल बच गए, n(n-1) टोटल अवयव बच गए आपके पास। तो देखिए जब आप इसकी प्रतिसंबंधों की संख्या चेक कर रहे हो तो प्रतिसंबंध क्या कहता है, यदि A का रिलेशन B से है तो B का रिलेशन 1 से नहीं होना चाहिए। तो आपको इन दोनों पेयर में से आपके पास चॉइस है कि आप इसको ले लें या इसको ले लें या दोनों को ही ना लें। यानी यदि आपने 1,2 ले लिया तो आप 2,1 नहीं ले सकते, यदि 2,1 ले लिया तो आप 1,2 नहीं ले सकते या दोनों को ही नहीं ले सकते। यानी इन तीनों जो पेयर हैं इनके लिए अपने पास चॉइस है 3, 1,2 और 2,1 इनके लिए अपने पास 3 चॉइस है, या तो आप 1,2 को ले लें या 2,1 को ले लें या दोनों को ही ना लें। तो ये जो अपने पास में अवयव बचे थे 3⁻1 + 2 प्लस से लेके n-1, ये अपने पास में टोटल आ गए ये, और साथ में आ जाएगा यहाँ पे जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं इनकी अपने पास चॉइस है 2n, तो इनकी चॉइस हो गई 2n, और इसकी चॉइस जब आप इनकी कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता ही है कि n प्रथम n संख्याओं का सम कितना होता है, n × n+, तो ये n की जगह तो है n-1, इसमें एक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा n/2। तो आपके पास टोटल जो प्रतिसम्मित संबंधों की संख्या आ जाएगी 3n-1 n/2 × 2n, ये आपके पास में आ जाएगी टोटल प्रतिसंबंधों की संख्या। गुणा में है भाई, ये गुणा में है, ये पूरे के गुणा में है 2n। अब आता है अपने पास में असम्मित संबंधों की संख्या। तो असम्मित संबंधों की संख्या आपको निकालनी है। तो देखो असम्मित तो बराबर वालों को तो अलाउ नहीं करता, तो देखो बराबर वाले सबके लिए अपने पास कितनी चॉइस है, एक चॉइस है। तो ये डायगोनल वाले तो आपने अलग ही कर दिए, ये तो असम्मित में आते ही नहीं है। इसके बाद में बच गए आपके पास बाकी सारे भी, यानी आपने 1,2 को ले लिया तो आप 2,1 को नहीं ले सकते, यदि 2,1 को ले लिया तो फिर आप 1,2 को नहीं ले सकते या दोनों को नहीं ले सकते। यानी इस जोड़े के लिए अपने पास चॉइस है सिर्फ और सिर्फ 3, या तो 1,2 को ले लें या 2,1 को ले लें या दोनों को ही ना लें। तो यानी 3 चॉइस हैं, कौन कौन से कितने अवयव हैं, 1 से लेके n-1 तक का, और इनका जब सम टोटल करोगे तो 3n-1 × n/2, तो अपने पास कितनी आ जाएगा 3n × n-1/2, ये क्या आ जाएंगे असम्मित संबंधों की संख्या आ जाएगी। क्यों, इसमें डायगोनल वाले एलिमेंट तो अलाउ नहीं है, असम्मित है वो बराबर वालों को अलाउ नहीं करता। और बाकी जो बच गए आप तो 1,2 है, या तो 1,2 ले लीजिए या 2,1 ले लीजिए, या आप दोनों को ही ना लें। यानी कितनी चॉइस बच गई, जो अपने पास में 1 से लेके n-1 जो टोटल अवयव है उनके लिए अपने पास कितनी चॉइस बच गई, 3 चॉइस बच गई। तो ये आ गया 3n n-1/2 टोटल अवयव। अब आता है अपने पास इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये है एक ही क्लास में वो सारे अवयव आएंगे जो ए से जुड़ रहे हैं।
भाई आप ए की इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हो तो ए के अंदर वो सारे अवयव आएंगे जो ए से जुड़ रहे हैं, तो वो सारे समुच्चय ए के अवयव आ जाएंगे जिनका किससे जुड़ रहे हैं, ए से जुड़ रहे हैं। इक्विवेलेंस कब निकालते हैं, जब आर एक तुल्यता संबंध हो, जब आर एक तुल्यता संबंध है तभी आप क्या निकालते हो, इक्विवेलेंस क्लास निकालते हो। और ए की इक्विवेलेंस क्लास में से वो अवयव आएंगे जो ए के साथ में रिलेशन रखते हैं, जो अवयव ए के साथ रिलेशन रखते हैं उन सारे अवयव को आपको इसके कलेक्शन लेना है। तो देखिए जो भी ये अपने पास इक्विवेलेंस क्लास निकालते हो, ये तो या तो दोनों बराबर होंगी या इनका इंटरसेक्शन फाई यानी असंयुक्त होंगी। तो जो भी कोई भी आप दो अवयव की इक्विवेलेंस क्लास निकालते हो या तो दोनों बराबर आएगी या दोनों असंयुक्त आएगी। ये ध्यान रखना, तुल्य जो इक्विवेलेंस क्लास तभी अपन निकालते हैं जब आर एक क्या होना चाहिए, तुल्यता संबंध होना चाहिए। उसके बाद में यदि ए का रिलेशन बी से है तो ए और बी दोनों की जो इक्विवेलेंस क्लास है वो बराबर ही होगी। अब ये बराबर कैसे होगी और ये कैसे आ रही है, तो देखिए देखो तुल्यता संबंध है, इसका मतलब यदि ए का रिलेशन बी से है तो ये क्या होगा, सममित होगा, यानी बी का रिलेशन किससे होगा, ए से भी होगा। दूसरा, यदि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है तो ये क्या है, सकारात्मक भी है, यानी कि सकारात्मक है तो ए का रिलेशन किससे होगा, सी से भी होगा। यानी यदि ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से भी है, यानी ए की इक्विवेलेंस क्लास निकालोगे उसमें क्या आएगा, बी आ गया, तो बी की जो इक्विवेलेंस क्लास निकालोगे आप उसमें क्या आ गया, ए भी आएगा। क्यों, ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन किससे होगा, ए से होगा। तो यदि ए की इक्विवेलेंस क्लास में बी आ गया तो फिर बी की इक्विवेलेंस क्लास में भी ए आएगा। और आपको पता ही है कि यदि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है तो यह सकारात्मक संबंध, क्यों तुल्यता संबंध है इसलिए ए का रिलेशन सी से भी होगा। यानी कि यदि बी के अंदर क्लास के अंदर अपने पास सी आ गया तो ए की क्लास में भी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और खुद का खुद से संबंध है, क्योंकि क्या है, समतुल्य है तो खुद का खुद से संबंध भी होगा, यानी खुद का खुद की संबंध होगा, ए का ए से रिलेशन होगा तो ए है खुद भी क्या आएगा, अपनी इक्विवेलेंस क्लास में आएगा, और बी है वो भी क्या आएगा, अपनी इक्विवेलेंस क्लास में आएगा। इस तरीके से दोनों इक्विवेलेंस क्लास या तो बराबर आएगी या क्या आएगा, इनका इंटरसेक्शन, यानी भाई सकारात्मक वाला जोड़ा फिर उसमें फॉलो नहीं हो रहा होगा तो वो क्या आ जाएगा, उस टाइम क्या आ जाएगी, या तो असंयुक्त आएगी भाई, या तो उनका खुद का ए और बी का आपस में संबंध नहीं होगा, और ए और बी का आपस में नहीं होगा तो ऐसा कोई सकारात्मक वाला जोड़ा भी नहीं मिलेगा। तो या तो उनकी जो इक्विवेलेंस क्लास है वो क्या होगी, असंयुक्त होगी या दोनों बराबर होगी। और एक इसका और ध्यान रखना है कि यदि ए है वो इक्विवेलेंस, उसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या है, ए बिलोंग कर रहा है बी की इक्विवेलेंस क्लास से, तो बी है वो भी बिलोंग करेगा ए की इक्विवेलेंस क्लास से। क्यों, यदि ए का रिलेशन बी से है तो बी का ए से होना ही है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आता है कुल तुल्यता संबंध। तो यदि कोई तुल्यता रिलेशन है तो वो क्या कर देता है, जो समुच्चय दिया हुआ होता है उसका क्या कर देता है, विभाजन यानी पार्टीशन कर देता है, उसका क्या कर देता है, पार्टीशन कर देता है समुच्चय का। और जो समुच्चय के पार्टीशनों की संख्या होती है वो होता है कुल तुल्यता संबंधों की संख्या। तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है कि समेशन r बराबर 0 से लेके n-1 CR